क्या आप सोच सकते हैं कि एक गरीब परिवार एक अमीर घर के अंदर धीरे धीरे ऐसे घुस जाए कि किसी को भनक तक न लगे? लेकिन ये कहानी सिर्फ गरीबी और अमीरी की नहीं है। ये चालाकी, धोखे और एक खौफनाक राज की कहानी है। जानिए कैसे शुरू होता है ये खेल, जहां एक पत्थर बनता है उम्मीद और एक गलती बदल देती है सब कुछ। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब फैमिली से, जो बेसमेंट जैसे एक छोटे से घर में किसी तरह अपनी जिंदगी काट रही होती है। इस फैमिली में 4 लोग हैं, पिता कीता, माँ जुनसुक, बेटी किजोंग और बेटा कीवू। इनका गुजारा मुश्किल से होता है। दिन रात मेहनत करके वो पिज्जा बॉक्स फोल्ड करने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी घर चलाना बहुत भारी पड़ता है। एक दिन कीवू का पुराना दोस्त उनके घर आता है। वो उसे एक पत्थर देता है और कहता है, ये मेरे दादा ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये पत्थर खुशियां लाता है। पत्थर को हाथ में लेकर कीवू को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। बातों ही बातों में कीवू अपने दोस्त को अपनी खराब फाइनेंशियल हालत के बारे में बताता है। दोस्त कहता है कि वो बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा है और एक अमीर घर में ट्यूशन पढ़ाने वाली जॉब छोड़ रहा है, और वो जॉब कीवू को ऑफर करता है। कीवू कहता है कि उसके पास डिग्री नहीं है, तो उसका दोस्त सलाह देता है, अपनी आर्टिस्ट बहन से एक फेक डिग्री बनवा लो। जैसा कहा गया वैसा ही होता है। उसकी बहन झट से एक शानदार डिग्री तैयार कर देती है। कीवू उस रिच फैमिली के घर जाता है। ये फैमिली है पार्क फैमिली, एक आलीशान बंगले में रहने वाली रईस फैमिली, जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं। कीवू को वहां ट्यूशन की जॉब मिल जाती है, लेकिन यहीं से वो एक गेम खेलने लगता है। वो नोटिस करता है कि उस घर का छोटा बेटा डासॉन पेंटिंग का शौकीन है, मगर उसके लिए कोई परमानेंट टीचर नहीं मिला। कीवू को आइडिया आता है, उसकी बहन तो आर्टिस्ट है। वो घर की मालकिन से कहता है कि उसकी एक कजिन है, जेसिका, जो एक एक्सपर्ट आर्ट थेरेपिस्ट है। अगले दिन उसकी बहन जेसिका बनकर उस घर में पहुंचती है, प्रोफेशनल लुक, स्मार्ट टॉक और शानदार स्किल्स के साथ। वो बच्चे की मां को इतना इंप्रेस कर देती है कि उसे तुरंत काम मिल जाता है। अब दोनों भाई बहन उस अमीर फैमिली में बतौर टीचर एंटर कर चुके हैं। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। जेसिका जब अपना पहली क्लास खत्म करती है, तो फैमिली का हेड मिस्टर पार्क अपने ड्राइवर को कहता है कि जेसिका को घर छोड़ दे। रास्ते में जेसिका चालाकी दिखाती है। वो जानबूझकर अपनी अंडरगारमेंट्स कार में छोड़ देती है, ताकि ड्राइवर पर शक हो जाए और घर में एक नई जगह खाली हो जाए। और फिर जेसिका से उस रात के बारे में पूछते हैं जब ड्राइवर ने उसे घर छोड़ा था। जेसिका बताती है कि वो घर नहीं, बल्कि मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई थी। ये सुनकर घर की मालकिन शांत हो जाती है, लेकिन शांति सिर्फ ऊपर से थी। कुछ ही समय बाद जेसिका को घर से जाने के लिए कह दिया जाता है और ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये सब जेसिका की एक चाल थी। असल में वो अपने पापा को उसी ड्राइवर की जगह दिलवाना चाहती थी। वो सुझाव देती है कि उसके पापा के भाई का ड्राइवर बहुत अच्छा है, और फिर उसी ड्राइवर के रूप में वो अपने पापा को घर में इंट्रोड्यूस करवा देती है। अब घर में काम करने वाले 3 लोग, पापा, बेटा और बेटी, तीनों उस परिवार को धोखा दे रहे होते हैं। वो अनजान बनकर, मासूम बनकर घर में नौकरी करते हैं, ताकि किसी को शक ना हो कि वो एक ही परिवार से है। धीरे धीरे टाइम बीता है और हमें पता चलता है कि कीवू की स्टूडेंट उसे पसंद करने लगी है। और फिर दोनों भाई बहन ये प्लान बनाते हैं कि अपनी मां को भी घर में मेड की नौकरी दिलवाई जाए। लेकिन पुरानी मेड को निकालना इतना आसान नहीं था, तो वो एक प्लान बनाते हैं। एक ऐसा पाउडर जो एलर्जी पैदा कर सकता है, वो मेड के ऊपर गिरा दिया जाता है। मेड को तेज एलर्जी होती है और वो हॉस्पिटल जाती है। वहीं लड़की के पापा भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और एक सेल्फी लेते हैं, जिसमें वो मेड भी बैकग्राउंड में आ जाती है। बाद में वो घर की मालकिन को शॉपिंग पर ले जाते हैं और बताते हैं कि हॉस्पिटल में मेड दिखी थी और उन्हें पता चला है कि उसे टीबी है। मालकिन को भरोसा नहीं होता, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है। एक प्लान के तहत कीता घर मैसेज भेजता है
3 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। और तभी घर पर मौजूद उसकी बेटी दोबारा वही पाउडर मेड पर डाल देती है। मेड फिर से खांसने लगती है। मालकिन लौटती है और देखती है कि मेड ने जो टिश्यू इस्तेमाल किया था वो डस्टबिन में फेंका हुआ है। ड्राइवर उस टिश्यू पर सॉस गिरा देता है जिससे वो खून जैसा लगे। फिर वो टिश्यू दिखाता है और कहता है मेड को टीबी है। अब जाकर मालकिन को यकीन हो जाता है और कहानी के अगले हिस्से में ये परिवार अपना खेल और भी बड़ा करने लगता है। ड्राइवर की बीवी अब इस घर की कुक बन चुकी थी। चारों लोग, बाप, मां, बेटा और बेटी, अब एक अमीर फैमिली के घर में काम कर रहे थे। नाम बदल चुके थे, पहचान छुपा ली थी और कोई शक भी नहीं कर पा रहा था कि ये सब एक ही परिवार के हैं। गरीबी में जूझती उनकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। अब उन्हें अच्छा खाना मिल रहा था, सैलरी बढ़िया थी और जिंदगी में पहली बार सब कुछ सही लग रहा था। कुछ दिनों बाद उस घर के छोटे बेटे डहासों का बर्थडे आता है। पाक फैमिली सोचती है कि इस बार बर्थडे घर में नहीं, पिकनिक पर सेलिब्रेट करेंगे। पूरा घर खाली हो जाता है। इधर जब अमीर फैमिली बाहर जाती है, ये चारों एक छोटी सी पार्टी करने लगते हैं। म्यूजिक, खाना, मस्ती, सब कुछ चल रहा होता है कि तभी अचानक डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते हैं तो सामने खड़ी होती है वही पुरानी मेड जिसे पहले नौकरी से निकाला गया था। वो कहती है, मैं अपना कुछ सामान लेने आई हूं जो बेसमेंट में रह गया था। जुनसुक, जो नई मेड है, उसे अंदर आने देती है। वो लेडी बेसमेंट की तरफ चली जाती है लेकिन काफी देर तक लौटती नहीं। जुनसुक परेशान होती है और खुद नीचे जाती है। वहां जाकर देखती है कि पुरानी मेड एक भारी अलमारी को धक्का देने की कोशिश कर रही है। वो अलमारी हिल नहीं रही थी क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट फंसी थी। जुनसुक प्लेट हटाती है और अलमारी पीछे सरक जाती है, लेकिन उसके पीछे जो खुलता है वो किसी का सामान नहीं, एक सीक्रेट रास्ता होता है, एक अंधेरा रास्ता जो नीचे की ओर जाता है। मेड उस रास्ते से नीचे चली जाती है। जुनसुक भी पीछे पीछे जाती है और नीचे एक कमरा दिखता है जहां एक आदमी छुपा हुआ होता है। ये आदमी कोई और नहीं, उसी मेड का पति होता है। 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसे इस तहखाने में छुपे हुए। मेड ने उसे यहां इसलिए छुपा रखा था क्योंकि उस पर बहुत बड़ा कर्ज था और अगर बाहर गया तो लोग उसे मार डालते। मेड जुनसुक से कहती है, प्लीज हफ्ते में एक बार इसे खाना दे दिया करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन जुनसुक साफ मना कर देती है और पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है। तभी सीढ़ियों से सुनाई देती है कुछ आवाजें। उसी वक्त जुनसुक का पति, बेटा और बेटी छुपकर सुन रहे होते हैं, लेकिन अचानक बेटे का पैर फिसलता है और तीनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। अब वो मेड सारा सीन देख चुकी होती है। वो फौरन मोबाइल निकालती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें बेटा कहता है, पापा मेरा पैर, बस अब सब कुछ सामने आ चुका है। वो वीडियो सबूत बन चुकी है कि ये चारों लोग एक ही फैमिली से हैं और धोखे से इस घर में नौकरी पाई है। अब सवाल ये है, क्या वो मेड ये वीडियो घर की मालकिन को भेज देगी? क्या इन चारों की पोल खुल जाएगी या अब शुरू होगी ब्लैकमेलिंग की एक नई कहानी? जिनसुक बार बार उस औरत से मिन्नतें कर रही होती है कि प्लीज वीडियो डिलीट कर दो, किसी को कुछ मत बताओ, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो औरत अपने पति को लेकर ऊपर आ जाती है और चारों को घूरते हुए कहती है, हाथ ऊपर करो। चारों जैसे तैसे खड़े हो जाते हैं। औरत वीडियो बनाती है चारों के चेहरों की, उस टेबल की जहां पार्टी चल रही थी। तभी अचानक चारों लोग पलटवार करते हैं। वो दोनों पति पत्नी पर झपट पड़ते हैं, मोबाइल छीनते हैं और वीडियो डिलीट कर देते हैं। अभी माहौल में तनाव कम भी नहीं हुआ था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। जुनसुक कांपते हाथों से फोन उठाती है। उधर से घर की मालकिन बोल रही होती है। वो बताती है कि बारिश बहुत तेज हो गई है, ट्रिप कैंसिल हो गई है और वो लोग सिर्फ 8 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। और हां, जुनसुक को खाने की तैयारी भी करनी है। फोन कटते ही
सबके चेहरे पर डर की परछाई दौड़ जाती है। तीनों तुरंत पति पत्नी का मुंह बंद करके खड़ा कर देते हैं, फिर उन्हें बांधकर एक कोने में छिपा देते हैं और बेतहाशा सफाई शुरू कर देते हैं। ठीक 8 मिनट बाद दरवाजा खुलता है। पार्क फैमिली लौट चुकी होती है। घर पूरी तरह साफ होता है। कोई सुराग नहीं, कोई शक नहीं। रात को सब खाना खा रहे होते हैं। उसी दौरान मालकिन एक पुराना किस्सा सुनाती है। एक बार मेरा बेटा बर्थडे वाले दिन केक खाने उठा और उसने किसी भूत को देखा, लेकिन वो भूत नहीं होता। वो था मेड का हस्बैंड जो चुपके से घर में घुसा हुआ था। फैमिली को लगता है शायद किसी की परछाई रही होगी। बारिश बहुत हो रही थी तो उनका बेटा जिद करता है। वो कहता है, आज रात मैं टेंट में बाहर सोऊंगा। उसके पेरेंट्स उसकी सुरक्षा के लिए हॉल में सोने का फैसला करते हैं। सोफे पर लेटे हुए वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सोफे के नीचे वही लोग हैं जो इस घर में नौकर बनकर रह रहे हैं। मालिक अपनी पत्नी से कहता है कि इन सब में से अजीब सी बदबू आती है जो बर्दाश्त के बाहर, और वो सच कह रहा होता है क्योंकि ये लोग जिस जगह रहते हैं वो गार्बेज एरिया होता है जहां लोग शौच तक कर जाते हैं। यही वजह है कि उनकी बॉडी, उनके कपड़े, हर चीज से एक अजीब सी गंध आती है। ये बात उन लोगों को भी सुनाई दे जाती है। उन्हें बेहद बुरा लगता है। उन्हें याद आता है दासोम ने एक बार कहा था कि मेरी टीचर से बदबू आती है, वैसे ही ड्राइवर और मेड से भी। उन्हें लगता है शायद ये उनकी शरीर की गंध है, लेकिन असल में वो गंध उस जगह की है जहां वो रहते हैं। रात होते ही जब सब सो जाते हैं, वो लोग चुपचाप सोफे के नीचे से निकलते हैं और बेसमेंट में लौट जाते हैं। लेकिन अब बेसमेंट घर जैसा नहीं रहा। बारिश इतनी तेज होती है कि खिड़की से सारा पानी अंदर घुस चुका होता है। उनका घर अब कीचड़ और पानी से भर चुका है। अब वहां रहना नामुमकिन है। वो लोग एक सार्वजनिक हॉल में जाकर सोते हैं जहां पहले से कई लोग सो रहे होते हैं। कुछ दिन बाद घर की मालकिन किजन को कॉल करती है। हमारे बेटे का बर्थडे है, आप उसकी टीचर हैं, जरूर आइए, उसे बहुत खुशी होगी। साथ ही वो कीवों को भी बुलाती है जो उनकी बेटी का टीचर होता है। जब वो शॉपिंग करके लौट रही होती है और गाड़ी में बैठती है तो ड्राइवर से एक अजीब सी बदबू आ रही होती है। वो नाक पर हाथ रख लेती है। ड्राइवर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। पार्टी शुरू होती है। सब मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो स्टूडेंट और टीचर छत पर होते हैं। लड़का उससे पूछता है, तुम्हें लगता है हम उनमें से एक है? वो धीरे से हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन सामने खड़ा शख्स जानता है कि वो इनमें से एक नहीं है। उसका डर सच हो जाता है। अगर बेसमेंट का सच बाहर आ गया तो उनका सारा भेद खुल जाएगा और नौकरी भी जाएगी। वो एक गहरी सांस लेकर अपने दोस्त द्वारा दिया हुआ पत्थर निकालता है और सीधा बेसमेंट की ओर बढ़ता है। नीचे पहले से ही हड़कंप मचा होता है। घर की मेड तो एक रात पहले ही मर चुकी होती है जब उसे नीचे ले जाया जा रहा था और उसने भागने की कोशिश की थी। जुनसुक ने उसे लात मारी, वो गिर पड़ी और हमेशा के लिए खामोश हो गई। बेसमेंट में अब उसका पति मौजूद था और अब कीवो वही पहुंच चुका था। पत्थर हाथ से गिर जाता है, लेकिन वो चुपचाप उसे उठा लेता है। वो आया था उन्हें मारने, ताकि उसकी फैमिली का सच कभी बाहर ना आए। वो धीरे धीरे बढ़ता है। तभी मेड का पति उस पर हमला कर देता है, उसे घसीटता है, गले में रस्सी डालता है, फिर वही पत्थर उठाकर उस पर वार करता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। वो वहां से भाग निकलता है, पर रास्ता बंद होता है और यहीं से शुरू होता है खून का खेल। पार्टी में पहुंचा मेड का पति और वहां दिखाई देती है किजन, जो केक लेकर जा रही होती है। वो चाकू निकालता है और सीधा उसके सीने पर वार कर देता है। सब कुछ एकदम थम जाता है। किजन की मां जुनसुक गुस्से में उस पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच खतरनाक भिड़ंत होती है और अंत में वो उसे मार गिराती है। उधर किजन के पिता बेसमेंट में गिरे उस आदमी के नीचे से चाबी निकालते हैं, लेकिन उस वक्त उनके चेहरे की घिन दिख जाती है जब वो बदबू से नाक ढकते हैं।
ये देखकर कीता टूट जाता है, क्योंकि उसी पल उसे एहसास होता है कि अमीरी की दुनिया गरीबों को इंसान नहीं, एक बदबूदार बोझ समझती है। बस एक चिंगारी ही काफी थी। कीता मालिक को चाकू मार देता है और फिर वो गायब हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। मां बेटे पर केस चलता है, पर सजा नहीं मिलती, सिर्फ हिदायतें। पाक फैमिली वो घर बेच देती है और एक जर्मन फैमिली उसे खरीद लेती है, जिन्हें बेसमेंट के उस रहस्य का कोई अंदाजा नहीं। लेकिन कीता आज भी वही छुपा होता है, बेसमेंट में, जिंदा। और वो एक लाइट बल्ब के जरिए मॉर्स कोड में अपने बेटे को मैसेज भेजता है, मैं अभी भी यही हूं, जिंदा, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसका बेटा दूरबीन से सिग्नल देखता है, समझता है और एक सपना देखता है कि एक दिन वो बहुत पैसा कमाएगा, वही घर खरीदेगा और अपने पिता को बेसमेंट से बाहर लाएगा। और फिर आखिरकार कीता उस बेसमेंट से बाहर आता है, अपने बेटे से गले लगता है, अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से जीने लगता है। लेकिन वो सिर्फ एक सपना होता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। पैरासाइट मूवी हमें ये सिखाती है कि समाज में जो असमानताएं हैं वो सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की भी होती है। जब तक अमीरी घमंड और गरीबी शर्म बनकर रहेगी, तब तक ये खाई कभी नहीं भर पाएगी। अगर आपको ऐसी गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद है तो सिनेमैटिक इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नए राज के साथ।